ठीक है, चलो नोट्स इसके लिखे हुए हैं तुम सबने ना, हेरिडिटी के लिखे हुए हैं ना सबने नोट्स वोट्स, तो ठीक है। चलो हेरिडिटी क्या है, क्या थी हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या था? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना, कहाँ से कहाँ? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आना, है ना, उसे हम क्या बोल देते थे? हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी क्या हो गया? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी बात ठीक है। अब अगर मान लो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो हम क्लोन तो नहीं होते, हम अपने पेरेंट के क्लोन तो नहीं बनते, हाँ हम सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, है ना हमसे। अच्छा किसी के आई सिमिलर है, किसी का नोज सिमिलर है, किसी का ईयर लोब सिमिलर है ना, हमारे अंदर सिमिलैरिटी है, आइडेंटिकल तो नहीं है, हम आइडेंटिकल तो नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, तो वो जो सिमिलैरिटी आती है, मतलब कुछ कैरेक्टर्स फादर के, कुछ कैरेक्टर मदर के जो आते हैं, वो कैसे आ रहे हैं? जीन्स के थ्रू। अच्छा अब जीन्स क्या है पहले अब वो देखो। मैंने क्या बोला, हमें पता है कि पहले ऐसे होता है क्रोमोसोम, है ना, ये क्या है हमारा? क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक बात है, ये क्या है हमारा? क्रोमैटिन नेटवर्क। अब जब सेल डिवीजन होनी होती है, तो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर में बदलता है, किस में बदलता है? जिसे हम कहते हैं क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम में बदलता है। अब मुझे पता है कि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? जीन। जीन क्या है? जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है। अच्छा डीएनए क्या है? अब डीएनए अगर कोई पूछ ले तो डीएनए क्या है? चलो फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, क्या होती है? थोड़ा थोड़ा हिंट के तौर पे जो बोलूंगी वो उतना लिख लेना, ठीक है ना। तुम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये होता क्या है? डीएनए है क्या? डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन है। डीएनए क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन। कहने का मतलब इसके अंदर क्या है? मैनी, पॉली का मतलब ही मैनी होता है, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट है। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं, अब ये आप न्यूक्लियोटाइड क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब सुनना मेरी बात, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है। हमारा जो डीएनए है ना उसमें 3 चीज़ें, कौन कौन सी? अभी लिख लेना, सुन लो पहले। अच्छा इसको ना एक बार नोट कर लो पहले, फिर ना मैं थोड़ा इसको आज डिटेल में करेंगे हम, क्योंकि हम एनटीएससी का तो पेपर आ ही गया पास तुम्हारा। नोट करो बड़े।
चले, चलो चले ना आगे। चलो अब देखो आगे आगे क्या बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो डीएनए किन किन चीजों का बना हुआ है, इधर देखो। अगर हम डीएनए की बात कर लेते हैं तो डीएनए में क्या है, थोड़ा सा ना मैं थोड़ा लेवल अप कर रही हूँ, ठीक है ना, 11th में काम आएगी, पर ठीक है थोड़ा सा तुम समझना इसको, ठीक है। 3 चीज़ों का बना होता है, एक शुगर, ठीक है, एक फॉस्फोरिक ग्रुप और एक है हमारा बेस। 3 चीज़ें मिलती हैं तो क्या बनता है, और न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, डीएनए बनता है, ठीक है। अब तुम पूछो डीएनए में शुगर कौन सी है, तो डीएनए में जो शुगर है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। कौन सा है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर हम फॉस्फोरिक ग्रुप की बात करें तो इसमें फॉस्फेट मान लो, जो तुम पढ़ते हो कि CO4 3 नेगेटिव ग्रुप है। और बेस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 टाइप के बेसेस हैं। कौन कौन से, एक आता है प्यूरिन्स, ठीक है, दूसरा आता है पिरिमिडीन। जो हमारा डीएनए है ना वो ऐसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए हमारा। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल। दो हेलिक्स आपस में कॉइल होते हैं, ठीक है, और इन दोनों जो हेलिक्स हैं इनके बीच में बॉन्ड होता है, इनके बीच में बॉन्ड होता है। अब कैसा बॉन्ड होता है, क्या बॉन्ड होता है, बात वो आती है। प्यूरिन्स में 2 टाइप के हैं, कौन कौन से, एक एडेनिन होता है और एक ग्वानिन होता है, ठीक है। पिरिमिडीन में होता है थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन है A, थायमिन को बोलते हैं हम T, ग्वानिन होता है C और साइटोसिन होता है G और ये C। अब अगर इधर A है तो इधर T होगा, इधर G है तो इधर C होगा, फिक्स है। और A और T के बीच में तो बॉन्डिंग है, A T के साथ बॉन्ड बनाता है और G C के साथ। कैसा बनाता है, A T के साथ बनाता है डबल बॉन्ड और G C के साथ बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। समझे बात को, ऐसे होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली 3 पार्ट है, कौन कौन से, एक शुगर, एक फॉस्फोरिक ग्रुप और दूसरा कौन सा हो जाता है, बेस, ठीक है। शुगर हमारे पास एक ही शुगर याद रखिए, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है। फॉस्फोरिक ग्रुप तो तुम्हें पता है फॉस्फेट, ठीक है। और बेस हमारे पास 2 टाइप्स के, प्यूरिन और पिरिमिडीन होते दोनों हैं, पर कैसे, एडेनिन थायमिन के साथ सिंगल डबल बॉन्ड बना के रहता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के, ठीक है। एक बार ये नोट करो।
कर लिया? चलो अब सुनना। अब अगर हम बात करते हैं डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, ये कैसे होता है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? अगर ये एंड ऐसे, ये ऐसे जा रहा है ना, अगर इसको मैं बोलती हूँ 3 से 5 का एंड है, तो इधर से अगर मैं इधर जाऊं तो ये क्या है? 3 से 5 का एंड है। समझ में आई बात? तो एक बार ये लाइन लिखना, दे रन एंटी पैरेलल, दे रन एंटी पैरेलल वन एंड 3 से 5 का और दूसरा एंड 5 से 3 का। दूसरा है 5 से 3 का। ठीक है, ऐसे रन होता है। 1 एंड 3 to 5 एंड अनदर 5 to 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक आ गया ना। अब बात आती है जीन की। जीन क्या है? जीन हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कहाँ हेल्प करता है कैरेक्टर्स को कहाँ से कहाँ आने में? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आने में, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये रेप्लिक डीएन आता कैसे है हमारे अंदर? बात ये आती है। अब देखो, चलो देखो होता क्या है बेटे, जब डुप्लीकेशन होती है, पहले ऐसा है, ऐसे होता है, जब डुप्लीकेशन होनी होती है तो ये ओपन होता है, ये चेन ऐसे ओपन हो जाती है। ठीक है, जब ये चेन ऐसे ओपन होती है तो ये ऐसे एक, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, वो तो तुम समझ ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए के साथ यहाँ टी बनेगा, जी के साथ सी बनेगा। ठीक है, और एक ऐसे कॉन्टिन्यूस चेन बनती है। तो एक जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है ये बनता है डिसकॉन्टिन्यूस। कैसा बनता है? इसको तो हम हटा देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, और ये बनता है हमारा और यही आगे गैमीट में ट्रांसफर होता है, जर्म सेल में ट्रांसफर होता है, यही ट्रांसफर होता है। ठीक है, अच्छा, अब मेल में स्पर्म है और फीमेल में ओवा है, एग जिसे तुम कह रहे हो, या ठीक है, जब ये दोनों मिल जाते हैं फर्टिलाइजेशन हो गई। क्या बन गया? ये जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं यहां पे क्या हुआ? 2n है, डिप्लॉयड कंडीशन। जब पेरेंट के अंदर है जीन तो ये क्या है? डिप्लॉयड 2n है। फिर जैसे ही जर्म सेल में गया, चाहे वो स्पर्म में गया चाहे वो ओवा में गया, ये भी n है और ये भी n है। ये दोबारा से अपने क्रोमोसोम को क्या करता है? रेस्टोर करता है। क्या बनाता है? समझा? एक बार ये बनाना, सेल डुप्लीकेशन।
चलो आगे देखते हैं। अब सुनना, अब हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक कौन सी है? एसेक्सुअल। पढ़ी है ना हमने रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन आती है, ठीक है। तो एक बार एक लाइन लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन provide variation while asexual reproduction provide clone। वो क्या प्रोवाइड करते हैं? क्लोन, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, यहां तक तो बात आ गई समझ। अच्छा अब एक क्वेश्चन लिखो, पहले जल्दी से लिखना, क्वेश्चन लिखना। डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी लिखना। हेरिडिटी क्या है? जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए। जेनेटिक्स क्या है? उस पढ़ाई को बोलते हैं हम, है ना, जो हमसे ये डील कर रहा है। तो लिखना हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स while genetics is the branch of science, genetics is the branch of science which deals with the study of सुनना, heredity is the transmission of characters from parents to offsprings, while genetics is defined as the branch of science which deals with the study of heredity and variation. Which deals with the study of heredity and variation. ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है डाला जॉर्जर मेंडल is known as father of genetics. George Mendel is the father of genetics. ठीक है, जॉर्ज मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलो अब सुनना आगे मेरी बात ध्यान से। अब अगर बात करें हम मेंडल ने क्या किया था, इस हेरिडिटी को पढ़ने के लिए क्या किया था, उसने क्या किया, पाइसम सेटाइवम जिसे हम क्या बोल देते हैं, गार्डन पी, वो गार्डन पी उसने ले लिया और उसके ऊपर स्टडी शुरू कर दी। 7 ट्रेट्स उसने डिस्कस किए कि मैं इन 7 ट्रेट के बेसिस पे क्या करूंगा, कैरेक्टर्स को दूंगा। 7 ट्रेट्स के बेसिस पे मैं कैरेक्टर्स को दूंगा, ठीक है। वो 7 ट्रेट्स क्यों थे और उसने पी प्लांट ही क्यों चूज किया, अब बात ये आती है, ठीक है। तो एक लिखना, हेडिंग डालना, वाई मेंडल chose
pea plant for why Mendel chose pea plant for his experiment. ठीक है, वाई मेंडल चोज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया? लिखना सबसे पहले, इट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. इट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. दूसरा, इट हैज अ डिटेक्टेबल It has a short life cycle. Next, it has a easily detectable contrasting trait. It has a easily detectable contrasting trait. Easily detectable contrasting trait. ठीक है, बहुत easily जो डिटेक्ट हो जाए वो ट्रेट्स हैं. थर्ड लिखना, bisexual pea flower. बाइसेक्सुअल पी फ्लावर. बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? जोर से. जिसमें दोनों प्लांट है ना. लिखना एक बार, ब्रैकेट में लिख लेना, विच हैज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट इन अ सिंगल प्लांट. मेल एंड फीमेल प्लांट, मेल एंड फीमेल पार्ट इन अ सिंगल प्लांट. दोनों पार्ट एक ही प्लांट में. अच्छा, इसको ना हम एक कंडीशन भी बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस. क्या बोल देते हैं? लिख लो एक बार, ब्रैकेट में लिख लो, क्लिस्टोगैमस कंडीशन. क्लिस्टोगैमस कंडीशन. क्लिस्टोगैमस कंडीशन. ठीक है, जब मेल और फीमेल, तो ना एक ना क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है. क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? मान लो पोलन ग्रेन अलग पार्ट पे है और क्या बोलते हैं, ओवरी अलग पे है. ठीक है, तो पोलन ग्रेन को वहां तक, ओवरी तक मूव करके जाना है, वो है क्रॉस. अब जिसमें एक ही में है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, तो लिखना एक बार, लिखना, इट अंडरगोज सेल्फ पॉलिनेशन. इट अंडरगोज सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट लिखना, मेंडल चोज 7 traits. मेंडल चोज 7 traits which were readily available. जो हमें बिल्कुल साफ साफ दिख जाते थे, which were readily available. अभी हम उन ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे. और दूसरी बात क्या था कि जब सीड वो प्रोड्यूस करते हैं, पी प्लांट अपने सीजनिंग सीजन में जब प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक टाइम पे बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन 1 generation. दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन 1 generation. ठीक है, अच्छा, अब वो 7 traits कौन कौन से हैं? चलो लिखना एक बार, दोज 7 traits were. दोज 7 traits were. कौन कौन से ट्रेट्स हैं? एक लाइन में लिखना, कैरेक्टर. अच्छा, अब मेरे को एक बात, एक होता है डोमिनेंट ट्रेट, एक होता है रिसेसिव ट्रेट. ठीक है, चलो पहले ना एक बार इसको डिस्कस करेंगे हम. सबसे पहले ना वही कर लेते हैं पहले, देखो, फिर उसके बाद ही ना थोड़ा ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा तुम्हें. चलो देखिए एक बार, अब जीन ना कैसे होता है? जीन हमारा पेयर में होता है. कैसे होता है? पेयर में होता है. ठीक है, जीन हमारा पेयर में होता है. ठीक है, अगर जीन हमारा पेयर में है तो इसमें ना या तो हो सकता है, मान लो मैंने ना कोई भी अभी ले लेती हूँ, XX 2 ले लेती हूँ. ठीक है, पेयर है ये. मतलब एक कैरेक्टर के लिए, अ कैरेक्टर हैज
पेयर ऑफ जीन। कैरेक्टर में क्या है? पेयर ऑफ जीन्स है। अच्छा अब सुनना मेरी बात, कैरेक्टर में क्या है? पेयर ऑफ जीन है। ठीक बात है यहाँ तक तो? अब सुनेंगे, अब उनके अंदर हो सकता है जो दोनों जीन पेयर हो, पेयर जो है उनमें सेम फैक्टर्स हो। ठीक है, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। हो सकता है दोनों में अलग अलग फैक्टर्स होंगे तो ठीक है, एक ही बात के हाइट के ही होंगे, आई कलर के ही होंगे, हेयर कलर के ही होंगे, ठीक है, पर दोनों अलग अलग हो। वो अलग अलग मैं समझाऊंगी क्या है। हो सकता है डिफरेंट फैक्टर हो। अब मेरे कहने का मतलब क्या है? डिफरेंट फैक्टर, सेम फैक्टर, क्या है ये चीजें? ठीक है, अगर मैंने बोला मैं टॉलनेस की बात करती हूँ, अगर टॉलनेस आएगी तो उसके साथ ड्वार्फनेस नहीं आएगी क्या? सारे ही टॉल हो जाएंगे क्या? नहीं ना। टॉलनेस का अगर मैं वर्ड यूज करूंगी उसके साथ ड्वार्फनेस भी यूज करूंगी। हाँ, पर मैक्सिमम टॉल ही होंगे, है ना, मैक्सिमम टॉल ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टॉलनेस जो है हमारा वो डोमिनेंट ट्रेट है। कैसा ट्रेट है? डोमिनेंट, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और ड्वार्फनेस हमारा कैसा ट्रेट है? रिसेसिव। तो उसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं? स्मॉल टी से कर दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब टॉलनेस या ड्वार्फनेस का मतलब क्या है? अगर मान लो मेरे पास जो आया, जो कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर वो टॉल है, दोनों ट्रेट कैसे हैं? दोनों फैक्टर क्या है? कैपिटल टी है। मेरे पास जो पर्सन आया उसके पास दोनों के, वो छोटा है, बॉन है, ड्वार्फ है, उसके लिए क्या कैरेक्टर ले लूंगी मैं? पर हो सकता है ना कि डिफरेंट फैक्टर भी हो, एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो है। तो जब ये गैमीट बनाएगा, ये जो पेरेंट है जब ये गैमीट बनाएगा तो दोनों इसके जो गैमीट आएंगे, ये जब आधा होगा तो क्या आएगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये जब बनाएगा स्मॉल टी, स्मॉल टी, और ये जब बनाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं? ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक हो गया होमोजाइगस की कंडीशन, एक हो गया हिट्रोजाइगस की कंडीशन। दो कंडीशन आ गई। ठीक है, होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया? सेम गैमीट्स, जर्म सेल इनके सेम बनते हैं। और इनमें क्या हो गया? ये समझ में आया मतलब? अच्छा ठीक है, अब मैं एक पेज तो वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाली 7 लाइनें तो छोड़ देना, उसके बाद ये लिखना, एक बार एक हेडिंग डालना, जीन करके बस एक हेडिंग डालो, जीन। ठीक है, अब एक बार ये लिखना, फिर मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगी, मैं एक बार नोट करो। ये बेटे डिटेल नोट्स तो होमोजाइगस, हेटेरो की डेफिनेशन सब है तुम्हारे पास, लिखा हुआ तो सब है ना ये तो। हाँ ये तो लिखना है, बस डेफिनेशन वगैरह उसमें लिखी हुई है तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी, इसलिए नहीं लिखवा रही मैं।
चलें आगे, चलो। तो एक लाइन लिखना, डोमिनेंट ट्रेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल, डोमिनेंट ट्रेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल, while recessive trait is denoted by lowercase letter. Recessive trait is denoted by lowercase letter. Recessive trait को हम lowercase letter से denote करते हैं। चलें आगे, चलो अब सुनना। अब वो 7 ट्रेट्स लिखो पहले, चलो लिखना एक बार जल्दी से, लाइन में लिखना, फिर उसका डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट भी करेंगे, ठीक है। लिखना सबसे पहले सीड शेप, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, नेक्स्ट पॉड शेप, पॉड कलर, pod shape, pod color, flower position, flower position, और next is stem height, next is stem height। ठीक है, चलें आगे। अब सुनो आगे, अब बात क्या आती है हमारे पास कि सीड शेप में कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, सीड कलर में कौन सा डोमिनेंट कलर है, कौन सा रिसेसिव है, फ्लावर की पोजीशन कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है। तो उसी में ना आगे कॉलम है ना, उसी में आगे 2 कॉलम और बना लो, एक डोमिनेंट ट्रेट का और एक रिसेसिव ट्रेट का, है ना, जो तुमने लिखा ना, उसी में आगे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कर दो। सीड जैसे कलर 2 ब्लॉक्स, 2 कॉलम्स और ले लो। सीड शेप जो है, ठीक है, बना लेना 2 कॉलम, एक राउंड, सॉरी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक है। चलो लिखना एक बार सीड, पहला कौन सा है, शेप। चलो लिखना राउंड और रिंकल्ड, है ना, राउंड हमारा डोमिनेंट ट्रेट होता है, रिंकल्ड हमारा रिसेसिव ट्रेट है, राउंड और रिंकल्ड। चलो दूसरा लिखो, सीड कलर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन हमारा रिसेसिव ट्रेट होता है, ग्रीन हमारा रिसेसिव ट्रेट है। फ्लावर कलर पे आ जाओ, डोमिनेंट वॉयलेट, रिसेसिव वाइट। चलो आगे लिखना पॉड शेप, लिखना पॉड शेप या तो फुल हो, पूरा खुला हुआ पॉड हो बिल्कुल, है ना, या मुड़ गया हो, इन्फ्लेटेड बोलते हैं, जो मुड़ जाते हैं पॉड, जैसे बोलते हैं हम इन्फ्लेटेड। फुल लेंथ और इन्फ्लेटेड, फुल लेंथ या इन्फ्लेटेड। आगे चलो, नेक्स्ट आ जाना। नेक्स्ट क्या है, फ्लावर पॉड कलर। पॉड कलर लिखो ग्रीन डोमिनेंट है, कलर पॉड का ग्रीन है पर सीड का कलर येलो वाला डोमिनेंट है ना। देखो फर्क है ना, सीड के और पॉड के कलर में डिफरेंस आ गया। पॉड में क्या आ जाएगा, ग्रीन डोमिनेंट, और दूसरा येलो, हाँ दूसरा रिसेसिव क्या हो गया, येलो। पोजीशन ऑफ फ्लावर में आ जाओ, एक्सियल हमारी डोमिनेंट पोजीशन है और टर्मिनल हमारी रिसेसिव पोजीशन है। स्टेम की हाइट टॉल डोमिनेंट और दूसरा हाँ ड्वार्फ। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ, ठीक है, यहां तक हमें आ गई बात समझ। अब बात आती है इसकी। अच्छा तो इतना तो तुम्हें पता है कि देखो डोमिनेंट ट्रेट, अब कैपिटल टी अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा। अगर ये ट्रेट आया है
अगर ये जीन पेयर आया है मतलब ये बंदा टॉल है, अगर ये जीन पेयर आया तो भी बंदा क्या है, टॉल। क्या तुम बोल दोगे ये मिक्स हाइट का होगा? नहीं बोलते, क्योंकि हमने मेंडल के 3 लॉ पढ़े। कौन कौन से? पहला तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपने आप को चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन हो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा ट्रेट है? रिसेसिव। रिसेसिव अपने आप को सिर्फ कब एक्सप्रेस करेगा? जब वो होमोजाइगस में हो। अगर मेरे पास ऐसी कंडीशन में, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन में मेरे पास टी है भी तो कोई फायदा नहीं है, ये अपने आप को एक्सप्रेस तभी करेगा जब वो होमोजाइगस में जाएगा। हिट्रो में तो वैसे भी एक्सप्रेस नहीं करने वाला। ठीक है, ये एक और बात आ गई। दूसरा लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? जीन टूट गए, कैपिटल टी अलग हो गया, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, स्मॉल, इनको क्या एक दूसरे से अलग होना के लिए क्या कोई दिक्कत आएगी? नहीं आती। ये आराम से इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाते हैं और इनकी मर्जी है कि फिर ये आपस में कैसे कंबाइन होंगे। क्या हम जबरदस्ती ये बोल सकते हैं नहीं भाई मदर का कैपिटल टी और फादर का स्मॉल टी ही जोड़ो? हम ये नहीं कर सकते। ये तो चांस है, ये तो चांस है कि कौन सा जीन पेयर कौन से एलील जाके आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। और थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है, चलो होमोजाइगस की कंडीशन में तो छोड़ ही दो। होमोजाइगस की कंडीशन में क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो आपस में क्या ही मिक्स होंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी भी आपस में मिक्स नहीं होते, है ना। कैपिटल टी और स्मॉल टी भी आपस में मिक्स नहीं होते। वो जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो बड़े आराम से सेग्रीगेट होना, अलग हो जाना, है ना, आराम से सेपरेट हो जाते हैं विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, है ना। और अलग होके इंडिपेंडेंटली अपना जुड़ जाते हैं। किसी का ऐसा कोई लिंकअप नहीं है कि कैपिटल टी के साथ जुड़ेगा, कैपिटल टी से कोई ऐसा लिंकअप नहीं होता, है ना। इंडिपेंडेंट है सब कुछ। तो 3 लॉ दिए। तो इतना तो मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता कि कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके एक मिक्स हाइट का पर्सन बने। ऐसा तो नहीं पॉसिबल, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। मतलब ये आपस में जो जीन है इनकी मिक्सिंग नहीं होती। जीन मिक्सिंग कुछ नहीं है ना, जीन की मिक्सिंग कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी हम पढ़ेंगे अभी आगे वो सारे के सारे मेंडल के 3 लॉ हैं। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन 3 लॉज पे हम चलेंगे। ठीक है, तो लिखना ऑल दी क्रॉसेस विच वी विल स्टडी, all the crosses which we will study ठीक है, all the crosses which we will study is called is governed by Mendel's law, Mendel's 3 law, Mendel's 3 law। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये 3 हो गए। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? चलें आगे। अच्छा, अब ना 2-3 पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे, फिर हम क्रॉसेस पढ़ेंगे इसके। ठीक है, लिखना एक बार। सबसे पहला लिखना लिखना वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू, वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is caused due to exchange of DNA segment during crossing over in gamete formation, during crossing over in gamete formation
अगला है नेक्स्ट, यूनियन ऑफ ट्रेट्स, जो ट्रेट्स आपस में मिलते हैं पेरेंट से, यूनियन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइज दो वजहों से होते हैं। एक तो क्रॉसिंग ओवर, जब जीन आपस में क्या होते हैं, सुनना, मान लो मैंने ना ऐसे बना देती हूँ, ये एक जीन है, ठीक है, ठीक है, ये अब होगा क्या, कुछ कैरेक्टर क्या होगा, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, इस पॉइंट को क्रॉसिंग ओवर। कुछ इसका जीन इसमें चला गया, कुछ इसका जीन इसमें आ गया, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर होना, ठीक है। जब जीन आपस में थोड़ा बहुत क्या कर ले, एक्सचेंज कर ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। समझ आई बात, इसे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगा, यूनियन, ये तो तुम समझ रहे हो, पेरेंट से अलग आया जीन पेयर, मदर से अलग आया, जब आपस में जुड़े तो कुछ जो कैरेक्टर हुए कुछ सिमिलर हो गए पेरेंट्स, मदर से, कुछ हो गए फादर से, तो आइडेंटिकल ना फादर से बना वो ऑफस्प्रिंग, ना मदर से बना, हाँ सिमिलैरिटी आई, आइडेंटिकल नहीं हुए, ठीक है। तो इन्हें जहाँ रिकॉम्बिनेशन लिखा है ना तुमने वर्ड, या जो भी क्या लिखा है क्रॉसिंग ओवर, वहाँ ये बना लो एक बार, ऐसी 2 पेन से बना लेना, या डार्क और लाइट कर लेना कलर। चले आगे, चलो अब लिखना एक बार म्यूटेशन। चलो म्यूटेशन क्या होता है, अब ना हमारा ना एक जेनेटिक कोड है हमारा, ठीक है, ह्यूमंस का, जो साइंटिस्ट ने मान लो ये ऐसे है, AUG AUTCGA, ये हमारा कोड है, सब में ऐसा ही है, तुम्हारे में, मेरे में, किसी में भी ऐसा ही कोड है, मान लेते हैं, ठीक है, सबका एक ही है, जेनेटिक कोड एक ही है सबका, ठीक है, ऐसे A है, U है, G है, मान लो किसी वजह से ये ऐसे जीन अलग होना था, जब डिवीजन होनी थी तो ये जीन अलग होना था, ये जीन अलग नहीं हुआ, ऐसे ही किसी पर्सन में चला गया, पूरा का पूरा चला गया, क्या उसमें जीन क्रोमोसोम बढ़ नहीं गए, बढ़ गए ना, क्या वो पर्सन नॉर्मल रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा मान लो किसी पर्सन में ये जीन ही नहीं है, इसकी जगह मान लो T है, क्या वो पर्सन नॉर्मल रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन में म्यूटेशन हो जाना। क्या हो जाना जीन में म्यूटेशन, जब हमारा जेनेटिक कोड, हमारा क्या, किसी भी इंडिविजुअल का, डॉग कैट का भी जेनेटिक कोड ऑल्टर हो जाए किसी भी वजह से, किसी भी वजह से वो ऑल्टर हो जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन आना। जिसकी वजह से क्या होगा, अच्छा हो सकता है कि ये जो ए था ना, ए था वो हाथों की शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ऐसा मानते हैं कि हमारी शेप जो हाथ की ना, वो ये जो मैंने डिलीट किया जीन उसकी वजह से थी। तो जो अब पर्सन आएगा सब कुछ उसका सब कुछ ठीक होगा, पर हाथ की शेप अलग होगी,
क्योंकि उसके पास तो जीन ही नहीं है, वो तो अब वो तो डिपेंड करेगा कि कैसा डेवलप हुआ। इतनी बात समझ में। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ए नहीं है उसके पास, तो उसका जीनोटिपिक तो गड़बड़ है ही, जीन मेकअप तो उसका है ही गड़बड़। क्या उसका फिनोटिपिक भी सही रहा? नहीं रहा ना। फिनोटिप एक होता है जीनोटिपिक, एक होता है फिनोटिपिक। जीनोटिपिक जीन मेकअप कैसा है? ए है, टी है, जी है, एक्स है, वाई है, वो जीनोटिपिक। अब ए की वजह से जो हमारा अपीयरेंस है ना, हम दिख कैसे रहे हैं, उसे हम फिनोटिपिक बोलते हैं। फिनो इज अपीयरेंस, कि अपीयर कैसा हो रहा है। ठीक है, क्या उसका जीन मेकअप गलत होने की वजह से, जेनेटिक मटेरियल में जो हमारा ऑल्टरेशन हुई, उसकी वजह से उसका फिनोटाइप डिफरेंट नहीं हुआ? क्या हुआ? तो मतलब म्यूटेशन क्या है? जो जीन के अंदर, जीनोटाइप के अंदर या जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ऑल्टरेशन कर दे, जिसकी वजह से फिनोटिपिक कोई चीज नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट हो जाए, तो हमें पता लगता है कि इस पर्सन के जीन के अंदर क्या है, प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो और जिसकी वजह से मान लो वो पर्सन एक्सरेज में ज्यादा होता था, उस बंदे का एक्सरे, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है कि उसके जीन में ही प्रॉब्लम। हम बोलते हैं ना जो एक्सरे है ना, उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? किसी चीज के अंदर जाने की क्षमता, है ना, पेनिट्रेट। तभी तो हमारे ऑर्गन्स की फोटो तक वो बाहर निकाल लेता है एक्सरे, है ना, कितनी ज्यादा। मान लो वो बड़े प्रोन था वो बंदा, उसको लगातार एक्सरे कराना पड़ता था, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो क्या हुआ, उसके जीन में प्रॉब्लम आ गई, ऑल्टर हो गया। तो जिस चीज की वजह से प्रॉब्लम आई, इट इज नोन एज म्यूटाजेन। क्या बोलते हैं उसे? और जो चेंज आया उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन और ऑल्टरेशन इन द जीन पेयर, ठीक है, उसे हम म्यूटेशन कहेंगे, और जिसकी वजह से हुआ उसे म्यूटाजेन। ठीक है, तो हेडिंग डालना है म्यूटेशन, इट इज अ सडन रैंडम चेंज, it is the sudden random change in the genetic material of cell, in the genetic material of cell that can cause alteration in appearance or behavior, in appearance or behavior that can cause alteration in appearance or behavior from alteration behavior from, क्या लिखा है मैंने? from normal type, from normal type। लिखना, the organism affected by mutation is called mutant, is called mutant, next, the cause of the mutation which is either due to a chemical or something is called mutagen, is called mutagen। उसे हम म्यूटाजेन कहते हैं। चलो अब सुनो, अब बात आती है कि हेरिटेबल है या नहीं है। हेरिटेबल है या नहीं है मतलब मान लो कि हम एक ऐसे बात बोलते हैं ना, जिसको डायबिटिक होती है, डायबिटिक है कोई पर्सन, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को भी डायबिटीज होना बड़ा नॉर्मल बात है ना, बोलते हैं मतलब वो एक हेरिडिटी कैरेक्टर हो गया, है ना। अब एक्चुअल में होता क्या है, डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन जो हमारी बॉडी में है वो बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, कुछ ऐसा। इंसुलिन बनाता कौन है?
पैंक्रियाज बनाते हैं, ठीक है। पैंक्रियाज में आइल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं जो ये इंसुलिन बनाते हैं। अब हुआ क्या, किसी वजह से ये इंसुलिन बनना बंद हो गया। क्यों बंद हुआ होगा, ज़रूर कोई जो डीएनए का पेयर है जो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कुछ ना कुछ हुआ है, तभी हुई ये बात। अब वो जो जीन का जो म्यूटेशन था वो जर्म सेल में चला गया। जर्म सेल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, स्पर्म ओवा में चला गया, तो वो अगली जनरेशन को भी होने की पूरी पूरी चांसेस हैं। हाँ ऑब्वियसली कंफर्मेशन नहीं है पर चांस तो हो ही जाता है, ठीक है, चांस है, उसको भी होगा, ठीक है। अच्छा एक बात हो गई है। दूसरी बात, अगर मान लो कि वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में चला जाए, मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं होता, तब भी क्या वो ट्रांसफरेबल है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफरेबल? नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है वो सिर्फ जर्म सेल के पार्ट जाता है। जो चीज़ जर्म सेल में आएगी, सेक्स सेल्स में आएगी, वही अगली जनरेशन में जा सकती है, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज़ नहीं जाएगी। इतनी बात समझ में आई है सबको, पक्का? अच्छा अब एक बात मेरे को बताना, हमने इंसुलिन की बात की, ठीक है, पेपर में आ गया तुम्हारे कि इंसुलिन कैसे बनता है। इंसुलिन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होता है, सही बात है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होता है, ठीक है। उसका हमने पूरा का पूरा जीन कोड निकाल लिया। अब उसको लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, ऐसे ऐसे जीन कोड को रख के और वो एक आर्टिफिशियली बना देते हैं। पर अगर हम बात करते हैं कि वो कैसे बनेगा, वो स्टार्टिंग में कैसे आया था, कहाँ से आया था? अगर इंसुलिन, हाँ ना, इंसुलिन जब मान लो मेरे को हो गया डायबिटीज़, ठीक है, तो जब इनिशियली तो अब तुरंत तो डायबिटीज़ किसी को पहली बार हुआ ऐसा तो नहीं होगा साइंटिस्ट ने एकदम से इंसुलिन बना दिया। पहले तो उन्हें समझा होगा अच्छा इंसुलिन की वजह से ये दिक्कत हो रही है, फिर उन्होंने पहले तो कहीं से इंसुलिन लिया होगा, अपने आप तो बाद में सिंथेसाइज करना शुरू किया होगा। कैसे? पैंक्रियास। किसके पैंक्रियास है? किसी और पर्सन के? जब स्टार्टिंग में इंसुलिन वाली बात हुई, ठीक है, तो इंसुलिन आया था स्लॉटर्ड पिग से, पिग के पैंक्रियास से हमने लिया था, ठीक है। उसको बहुत लोगों को इंजेक्ट भी किया, बहुत लोग ठीक भी हुए। ऑब्वियसली डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर लेवल बहुत अप चला जाता है, इनफैक्ट हार्ट अटैक को भी, कार्डियक अरेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो वो एकदम से शुगर लेवल डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हाँ स्टार्टिंग में इनिशियली उन्हें कुछ मिला तो उनको लगा कि अच्छा सबसे कंपैटिबल कौन सा है, पिग का जो इंसुलिन है वो ठीक है, तो वो डायरेक्ट थोड़ा क्लीन करके उसको, है ना, वो क्या बोलते हैं, स्टरलाइज करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते। पर क्या हुआ, बहुत लोगों से उसकी डेथ, है ना, लीथल आ गया वो थोड़ा बहुत, ठीक है। और ऑब्वियसली एनिमल का है, हमारे अंदर रिजेक्ट हो रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा हुआ। तब हमने जेनेटिक कोड उसका निकाला, जीन कोड हमने तब उसका जीन मेकअप पूरा निकाला और फिर हमने उसको सेटल किया, ठीक है। तो म्यूटेशन जो अगली जनरेशन में जाएगी वो वही जाएगी जो जीन पेयर में आई है, वो नहीं जाएगी जो जो जर्म सेल में आई है, वो नहीं जाएगी जो जर्म सेल में नहीं आई। जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में आई म्यूटेशन वो अगली जनरेशन में जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, वही पॉसिबिलिटी है जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में आए हैं वही जा सकते हैं। समझ में आई बात? लिखो नेक्स्ट लाइन में, द म्यूटेशन which occur in the germ cell क्या लिखा है? that are transferable to the next generation, लिखो, those are called germ line mutation. Those are called germ line mutation. But those mutation which affect the non-reproductive cells,
are only confined to the tissue of single organism. Tissue of single organism. है ना, उस टिश्यू में जाके रह जाएगा, उसी ऑर्गेनिज्म में, आगे नहीं ट्रांसफर होता वो, ठीक है, दे आर नॉन इनहेरिटेबल, है ना, उसको हम इनहेरिट नहीं करते, ठीक है। चलो अब ना बात आती है, ये जो हम जेनेटिक्स सबसे कर रहे हैं, ये टर्म कॉइन किसने की थी? बैटसन ने की थी। किसने की थी? ये सब ना मेरे ख्याल से पिछले नोट्स में मैंने नहीं करवाया था तुम्हें, ठीक है ना। बैटसन ने की थी कब? 1905 में, ठीक है। तो लिख लो, जहाँ पे जेनेटिक्स लिखा होगा तुमने वहीं पे लिख लेना, द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय बैटसन, डब्ल्यू बैटसन था ये, डब्ल्यू बैटसन इन 1905। चलो आगे लिखना। चलो लिखना एक बार, 2-3 ऐसे जनरल क्वेश्चन लिखना। इन विच प्रोसीडिंग्स मेंडल पब्लिश हिज फाइंडिंग्स, जो उसने पता लगाया उसने कहाँ कहाँ पे डाला। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1866 इसने वहाँ पब्लिश किया। ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स इन 1866 इन एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। हाँ 1866, पर तब भी ना इसकी पब्लिशिंग को कोई वो नहीं मिला, कोई मतलब ये नहीं बोलेंगे हम कोई नोबेल प्राइज़ इसने जीत लिया इस बात पे। फिर 3 साइंटिस्ट है, उनको लगा कि मेंडल का काम तो भाई बहुत अच्छा है, हुगो डी वेरिस, ठीक है, टेशनमार्क एक साइंटिस्ट था, एक कार्ल कॉरेंस था, ठीक है, 3 साइंटिस्ट है, ठीक है, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इनके साइंटिस्ट मिले ये 3। इन्होंने बोला ये मेंडल की तो वर्किंग बड़ी अच्छी है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने फिर छापा ये पब्लिशर, ठीक है, 1900 के अराउंड, 1900 में, ठीक है। तब जाके इसको क्या मिला, इसका नोबेल मिला कि भाई इसकी फाइंडिंग्स हाँ सच में अच्छी थी। जब वो 3 बायोलॉजिस्ट ने दोबारा इसकी फाइंडिंग्स को पब्लिश किया, उसके बाद जब पहली प्रोसीडिंग में 1866, सोचो बंद तो 1866 में गया था, 1866 के बाद क्या आ गया 1900, कितने साल हो गए, है ना, खुद सोच लो, ठीक है। उसके बाद तब की फाइंडिंग्स, लोग रिसर्च पेपर छापते हैं ना, अब मान लो कोई रिसर्च पेपर नहीं ज़्यादा चला, पर हाँ होता तो है, इंटरनेट पे सारे रिसर्च पेपर्स हमें ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, तो किसी ने उसको रिसर्च पेपर को पढ़ा होगा उसके, और तब जाके किसी ने बोला अच्छा ये तो बड़ी काम की चीज़ है, और उसको दोबारा से स्टडी करके बोला नहीं ये तो ठीक बात थी, और दोबारा पब्लिश किया। और इस बार वो मेंडल के नाम से ही पब्लिश हुआ, ऐसा नहीं था वेरिस, कॉर्न्स और टेशमार्क ने अपने नाम से इसको पब्लिश करवाया, नहीं, उसी के नाम से कराया, तभी मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कह पाए थे। समझ में आई बात? नेक्स्ट लिखना, इसी में लिख लेना, हिज फाइंडिंग रिमेन अननोन until rediscovered by Hugo de Veris, कार्ल कॉरेंस और टेशनमार्क।
until क्या लिखा है मैंने, until until rediscovered by the three biologists, until rediscovered by the three biologists हुगो डी वेरिस था, नीदरलैंड का लिख लेना, हुगो डी वेरिस नीदरलैंड, कार्ल कोरेंस जर्मनी, कार्ल कोरेंस जर्मनी, टेशरमार्क ऑस्ट्रिया। हुगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस एंड टेशरमार्क, ठीक है। लाइन में भूल गया, नहीं, डिस्कवर्ड बाय द थ्री बायोलॉजिस्ट, ठीक है, हाँ, डिस्कवर्ड बाय द थ्री बायोलॉजिस्ट इन 1900, मतलब वही है टेशरमार्क के बाद, इन 1900 इंडिपेंडेंटली, उन्होंने इसको दोबारा से पढ़ा इंडिपेंडेंटली। It was republished in 1901 and it was formed as the basis of genetics, and it forms the basis of genetics, formed as the basis of genetics and credited as father of genetics, and credited as father of genetics। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है, यहां तक चलें आगे। अच्छा अब सुनना मेरी बात, आगे बात क्या आती है। अब बात आती है हमारे पास में दो क्रॉसेस हैं, एक मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, दो क्रॉसेस हैं। जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो का मतलब ही वन है, ये एक टाइम पे एक कैरेक्टर को डिस्कस करता है, एक टाइम पे एक ही ट्रेट के बारे में पढ़ता है। हमारे एनसीईआरटी में किसका ट्रेट है, पी प्लांट की हाइट का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले प्योर प्लांट लिया था, क्या लिया था, प्योर, हाँ प्योर प्लांट लिया था, एक टॉल ले लिया और दूसरा टॉल कैपिटल टी, ड्वार्फ गेमीट्स बन गए, है ना, ये पेरेंट हो गए, ये क्या हो गए, ये गेमीट हो गए। और जब ये क्रॉसिंग होगी इनकी तो क्या आएगी, फीलियल जेनरेशन 1, जिसे हम F1 कहते हैं। कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। सारे क्या है, एक ही आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या हुआ, ऑल आर, सारे टॉल है। जीनोटाइप का भी सबका एक जैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। अब हमने क्या कराई, सेल्फिंग याद रखना ह्यूमन बींग्स में नहीं होती, ठीक है, सेल्फिंग सिर्फ प्लांट्स में होती है। अब इनमें से दो हमने ले लिए, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके भी तो गेमीट्स फॉर्म होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, गेमीट्स बन गए। अच्छा ये वाला होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है,
होमोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है ना, गेमीट से अलग बने। ठीक है, तो F2 आएगी अब तो। क्या देखा तुमने? 3 टाइप के जीन है, कैपिटल टी रेशो, कैपिटल टी रेशो, स्मॉल टी। जीन क्या हो गया? 1:2 रेशो 1। पर अगर मैं इनका फिनोटाइप देखूँ, अपीयरेंस, तो ये वाला भी टॉल है, ये वाला भी टॉल है। एक बार ये नोट करो, फिर जीनोटाइप फिनोटाइप करेंगे। मैं पहले नोट करो। चले आगे। इतने एक बार मार्जिन पे लिख लो, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या था, है ना। जीनोटाइप, इट इज द जेनेटिक मेकअप, इट इज द जेनेटिक मेकअप आगे लिखना। फिनोटाइप, it is the appearance, it is the appearance, चलो अब देखो, चलो अब देखना क्या बोला हमने। तो आया कैपिटल टी रेशो, कैपिटल टी रेशो, स्मॉल टी। अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं तो 3 टाइप की जीन थी ऑब्वियसली, 1:2:1। और अगर फिनोटाइप की बात करें तो ये दोनों ही टॉल थी। तो क्या हो गया? 3:1। समझ में आई? तो जीनोटिपिक और एक फिनोटिपिक। रेशो लिखो जल्दी। चलो यहां तक आ गई है ना बात समझ में? ठीक है। मोनोहाइब्रिड लिखा था ना एक जगह पे, ठीक है, वहां पे लिखना, एक बार एक लाइन लिख लो। इट डील्स विद सिंगल पेयर ऑफ
सिंगल पेयर ऑफ contrasting trait. It deals with single pair of contrasting trait. खाली सिंगल टाइप का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एक टाइम पे एक ही ट्रेट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि ठीक है, अगर मैं इसमें तुमसे पूछ लूं प्योर टॉल कितने हैं, तो तुम क्या बोलोगे? 1। हाइब्रिड टॉल पूछूं तो 2, और अगर मैं प्योर ड्वार्फ पूछूं तो 1। तो लिखना एक बार, प्योर टॉल 1, प्योर टॉल 1, हाइब्रिड टॉल 2 और प्योर ड्वार्फ 1। ठीक है, एक बार अपने नोट से उसको रिवाइज कर लेना, हेरिडिटी पूरा है ना, चैप्टर से इवोल्यूशन करें।